नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप विद टारगेट पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वर्णमाला की क्लास। इस क्लास से आपको एग्जाम में आने वाला प्रत्येक जो भी क्वेश्चन वर्णमाला से आएगा वो आपका क्लियरली हो जाएगा। वर्णमाला को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, वर्णमाला एक अहम चैप्टर होता है, एक खास चैप्टर होता है। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए वर्णमाला का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने YouTube चैनल पर वर्णमाला की क्लास और बढ़ते हैं एक कदम सफलता की ओर। ये देखिए, सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? हिंदी के बारे में आपको ध्यान रखना है। हिंदी है एक भाषा। हिंदी है एक भाषा। भाषा के बारे में ज्ञान होना चाहिए आपको। हिंदी भाषा है जो हम बोलते हैं, अपनी मातृभाषा, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, ये हमारी भाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है। तो ये भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अपने विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है भाषा के रूप। भाषा के रूप। भाषा के रूप, हिंदी भाषा के दो रूप हैं। ये रूप होते हैं दो, जिनमें नंबर एक होता है लिखित, नंबर दो होता है मौखिक। लिखित और मौखिक। लिखित रूप क्या है? जब भाषा को लिखित रूप में व्यक्त किया जाए, लिख करके व्यक्त किया जाए, लिख करके दूसरे को समझाया जाए, तो वो हमारा लिखित रूप होता है। मौखिक रूप क्या होता है? जब केवल बोल करके ही सामने वाले को समझाया जाए, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। इसके बाद बढ़ते हैं हिंदी राजभाषा। हिंदी राजभाषा। राजभाषा जो हिंदी भाषा है हमारी, इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और राजभाषा कहते किसे? जिस भाषा में सरकारी कामकाज किए जाते हैं, जिस भाषा में सरकारी कामकाज किए जाते हैं, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। हमने बताया आपको राजभाषा का दर्जा हिंदी को कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को जानने के लिए सबसे पहले लिखना होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि। वर्णों से मिलकर के बनता है शब्द, शब्दों से मिलकर के बनता है पद, और पद से मिलकर के बनता है वाक्य। और वाक्य जो होता है एक भाषा में होता है। वाक्य होगा एक भाषा में। तो आपको ध्यान देना है, वर्ण या ध्वनि, या इसको अक्षर भी बोल देते हैं, अक्षर। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, एक तो इसको सीक्वेंस से लगाने के लिए आ जाता है कि इसे सीक्वेंस से लगाइए कि किस तरह से लगना है, कौन सा शब्द पहले आएगा, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, भाषा, इनमें से कौन सा पहले आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा, क्रम से लिखने के लिए। अब देखते हैं, ये सबसे छोटी इकाई, सबसे स्टार्टिंग होती है वर्ण से। किसी भी भाषा को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। अब एक बात ध्यान रखना, जो ये वर्ण है
वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी व लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी व लिखित इकाई वर्ण को बोलते हैं। ध्वनि, ध्वनि क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी व मौखिक इकाई, ये भाषा की सबसे छोटी व मौखिक इकाई होती है। और शब्द सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई। शब्द होती है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। पद क्या होता है? पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाला, प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक शब्द, और वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह। वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह। तो आपको ध्यान रखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि या अक्षर होगा। वर्ण हो गया भाषा की सबसे छोटी व लिखित इकाई, ध्वनि हो गया भाषा की सबसे छोटी व मौखिक इकाई, शब्द हो गया सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए हमने बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, तो वर्ण से स्टार्ट करते हैं। वर्ण के भेद होते हैं दो। नंबर एक होता है स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में आ चुका है। वर्ण के भेद कितने हैं? तो 2 होते हैं। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। इसके बाद आते हैं वर्णमाला। वर्णों से मिलकर के वर्णमाला बनती है। तो वर्णमाला के देखिए, वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह या समुदाय वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह या समुदाय वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पुलिस 2019 में 18 वाली भर्ती में जो 19 में पेपर हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन। अब देखिए वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह या समुदाय वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में जो वर्ण होंगे, वर्णों की संख्या जो है 52 है। 52 संख्या है 52। तो वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52। देखिए हमने आपको बताया वर्णमाला में वर्ण होते हैं 52। ये 52 वर्ण किस तरह के होते हैं? नंबर 1 पर होता है स्वर। स्वर की संख्या होती है 11। नंबर 2 अयोगवाह, ये होते हैं 2। नंबर 3 होता है व्यंजन। व्यंजन की संख्या होती है 33। ये 33 जो व्यंजन होंगे ये 3 प्रकार से डिवाइड होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं 4। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। इसके बाद आता है नंबर 4 उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ये होते हैं हमारे 2। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये होते हैं 4। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये टोटल हमारे जो वर्ण होंगे ये 52 वर्ण होते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है स्वर की संख्या कितनी है, 2। अयोगवा कितने होते हैं, 2। व्यंजन कितने होते हैं, 33। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। इनकी संख्या से रिलेटेड भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है स्वर और व्यंजन के मध्यस्थ कौन आता है, तो कौन आता है, अयोगवाह। यह आ जाता है व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, स्पर्श, इंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये हो जाता हमारा, ये हो जाता ये देखिए, ये हमारी हमने संख्या बताई कौन से वर्ण कितनी संख्या में होते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वर। स्वर क्या है, जो वर्ण बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से स्वम उच्चारित होते हैं, स्वम उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या हमने बताई थी, संख्या 11 होती है। 11 संख्या में कौन कौन से स्वर आते हैं, ए, आ, ई, आई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए ये 11 स्वर होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या ये 10 होती है। अब ये संख्या 10 होती है, इसमें री को नहीं माना जाता, री को स्वर नहीं माना जाता है। इन 10 में आ जाता है आपका ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 10 स्वर हो जाते हैं, इसमें री की गिनती नहीं होती है। अब देखते हैं, ये हो जाते हैं हमारे स्वरों की संख्या। स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा कितनी होती है, ये होती है 10। कौन कौन सी, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ई की मात्रा, ऐ की मात्रा, ऊ की मात्रा और औ की मात्रा और री की मात्रा और ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा। ये देखिए ऐ की मात्रा होगी, ये देखिए ये हो जाती है हमारी कितनी,
ए की हो गई, आ की हो गई, ई, आई, ऊ, औ, री री, ए। अब देखिए इसके बाद कौन कौन से बचते हैं हमारे। ये देखिए एक हो जाता है ऐ, नहीं ये भी नहीं, चलो यहां देखते हैं जरा। ये हो जाती है ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है ये। ई की मात्रा ये हो गई। आई की मात्रा ये हो गई। ऊ की मात्रा ये हो गई। औ की मात्रा ये हो गई। री की मात्रा ये हो गई। ए की मात्रा ये हुई। और ऐ की मात्रा ये हो जाती है ओ की मात्रा ये हो गई। और औ की मात्रा ये हो गई। ये टोटल 10 मात्रा होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। अब देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद हैं 3, जिनमें नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इसको हम मूल स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर। और इसको हम एक मात्रिक भी बोलते हैं, एक मात्रिक। कभी कभी मात्रा के आधार पर स्वर पूछ लेता है तो इस तरह से बताना होता है। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और एक मात्रिक, इनकी संख्या होती है 4। ये कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ और री। देखो ह्रस्व मीन्स होता है छोटा या लघु, इसे छोटा स्वर कह सकते हैं या लघु स्वर कह सकते हैं। मूल स्वर होता है जड़, अर्थात जिन स्वरों से बाकी सभी स्वरों की उत्पत्ति होती है उनको कहते हैं मूल स्वर। एक मात्रिक, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। तो इनकी संख्या होती है 4। इसके बाद आते हैं नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या संधि स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। इनकी संख्या होती है 7। ये 7 होते हैं और ये डिवाइड होते हैं 2 जगह। एक होता है सजातीय, सजातीय या मूल दीर्घ, मूल दीर्घ। एक होता है विजातीय या संयुक्त, विजातीय या संयुक्त। इनकी संख्या होती है 3। ये 3 होते हैं आ, ई, ऊ और विजातीय में होते हैं ए, ऐ और ओ और आओ। ये वो कहलाते हैं विजातीय। अब ऐसा क्यों है? दीर्घ स्वर, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, ये छोटे हैं, इनके जैसे ये हैं तो ये बड़े हो जाते हैं। संधि स्वर, संधि स्वर के बारे में देखिए, ये मात्रा आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ देखिए संधि स्वर इनको क्यों कहते हैं और मूल स्वर क्यों कहते हैं। ये देखिए ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ए प्लस ई बराबर ए और ए प्लस ऊ बराबर ओ, ए प्लस ए बराबर ए और ए प्लस ओ बराबर आओ। ये देखिए ध्यान से, ये जो कहा गया है मूल स्वर, मूल स्वर इसलिए कहा गया, इन्हीं स्वरों की सहायता से हमारे बाकी सभी स्वर बन गए, इसलिए इनको मूल स्वर कहा गया। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ये ह्रस्व हो गए, बाकी जो 7 बचते हैं ये हमारे दीर्घ अर्थात बड़े स्वर कहलाएंगे। संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 वर्णों में 2 स्वरों में संधि हुई तब ये हमारे स्वर बने। द्विमात्रिक, द्विमात्रिक को ऐसे देखिए, इनके बोलने में जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनके बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। सजातीय, सजातीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक देखिए
ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये हैं देखने में ऐसे ही ये लगते हैं। ये सो कह सकते हैं एक ही जाति के वर्णों से मिलकर के बने हैं, एक जैसी जाति के वर्णों से मिलकर के बने इसलिए सजाती है। मूल दीर्घ इनके जैसे, इनसे बड़े हैं इसलिए इनको मूल दीर्घ कहा जाता है। ये छोटे हैं और ये बड़े हैं, ये ह्रस्व हैं तो ये दीर्घ हैं। ये हो जाता है विजातीय। विजातीय क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? जो अलग अलग जाति के वर्णों से मिलकर के बने हैं उन्हें कहा जाता है विजातीय। संयुक्त, संयुक्त भी इसलिए कहा जाता है जब दो अलग अलग वर्ण आपस में मिले तो जो वर्ण बनेगा वो संयुक्त वर्ण कहलाएगा। तो ये हो जाते हैं हमारे दो भेद। इसके बाद आता है नंबर 3, जिसको बोलते हैं प्लुत स्वर। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रदीप विद टारगेट, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। प्रतिदिन आपको एक नई क्लास अवश्य मिलेगी और इन क्लास के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए जाया करेंगे, जिससे कि आप चैप्टर को पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन कर सकें और समझ भी सकें कि हाँ क्या पढ़ा है, किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 होता है आपके सामने प्लुत स्वर। नंबर 3 पर आता है प्लुत स्वर। नंबर 3 होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इसको बोलते हैं त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक, ये प्लुत स्वर जो होता है इसको त्रिमात्रिक बोलते हैं। इसके बोलने में द्विमात्रिक से भी अधिक समय लगता है, अर्थात जो दीर्घ स्वर होते हैं उनसे भी ज्यादा समय लगता है। और इसके लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसको हिंदी में 3 इकाई बोलते थे, जिसके कारण इसको त्रिमात्रिक बोलते हैं। अब इसका प्रयोग जब भी होता है दीर्घ स्वर जो होते हैं उनके पश्चात उनका उच्चारण लंबा करने के लिए या दीर्घ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि ओम। ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा ओम। तो ये जो ओ है ये हमारा दीर्घ स्वर है, जिसके कारण इसको ज्यादा देर तक बोलने के लिए हमें ये प्रतीक चिन्ह लगाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा आ जाता है, ये चिन्ह ऐसा भी होता है एक, जैसे कि हरे, ऐसे करते हैं हरे। तो ये एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा के बाद एक ही मात्रा दीर्घ स्वर की होती है, उसके पश्चात ये चिन्ह जो प्रदर्शित किया जाता है ये प्लुत स्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए इसके बाद आते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान पर। स्वरों के उच्चारण स्थान पर, स्वरों के उच्चारण स्थान। ये देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये देखिए कंठ से उच्चारित होने वाले होते हैं ए, आ। तालु से ई, आई। मूर्धा से री। दंत से कोई भी स्वर उच्चारित नहीं होता है और ओष्ठ से उच्चारित होता है आपका उ और औ। ये होते हैं। कंठ क्या है? कंठ होता है हमारे गले में। ये जो गले में कंठ होता है इसको कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर यहां से उच्चारित होते हैं। तालु जीभ के ऊपर जो छत है उसको तालु बोलते हैं। मूर्धा जहां गर्दन का मोड़ होता है अंदर की तरफ गर्दन में उसको मूर्धा बोलते हैं। दंत हमारे दांत होते हैं। ओष्ठ हमारे होठ होते हैं। अब आप ये देखिए टोटल जो स्वर होते हैं हमारे 11 और ये हो गए हमारे 7 हो गए। इसके बाद बचता है ए और ए। ये बोलते हैं कंठ तालु से। कंठ तालु, कंठ तालु से क्यों बोलते हैं? ये देखिए ए प्लस ई बराबर ए। ए हमारा कंठ से उच्चारित हो रहा है, ई हमारा तालु से, तो दोनों से मिलकर के बनता है ए। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। यहां देखिए ए कंठ से उच्चारित होता है प्लस ए कंठ तालु से उच्चारित होता है तो बनता है हमारा ए। तो इस ए का उच्चारण स्थान भी कंठ